हेलो बेटा जी। वेलकम टू फिजिक्स विद वैभव सर। आज हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, जो कि आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स का पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा जी, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है उसको समझने से पहले हमें मोशन के बारे में जानना होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर वन इज ट्रांसलेशनल मोशन, translational motion, and number two rotational motion, rotational motion। तो दो तरह के मोशन होते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन। देखो बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन होता है कि अगर जैसे ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर ये बॉल रखी हुई है, ये बॉल है कोई, और इस बॉल पे मैंने ऐसे कोई पुश किया F फोर्स से, इस बॉल को F फोर्स से पुश किया, तो ये बॉल जो है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉल पे फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में मूव करी, तो ये मोशन कहलाता है ट्रांसलेशनल मोशन। इसके बाद रोटेशनल मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन में क्या है, अगर कोई व्हील है, ये व्हील यहां पे सेंटर से पाइवेट है, ओ पॉइंट से पाइवेट पॉइंट है, और मैंने इस पे टेंजेंशियली सपोज ये फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ये इस तरह से फोर्स लगाया, तो ये इस पॉइंट के अबाउट ये बंधी हुई है पाइवेट पॉइंट से, तो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगी, तो दैट इज द रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में जाती है, और रोटेशनल मोशन में फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के अबाउट मूव करती है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मोशन, और रोटेशनल मोशन की हेल्प से हम पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है बेटा? कोई भी किसी भी शेप की कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कोई भी किसी भी शेप की ऑब्जेक्ट है, और ये यहां पर इस पॉइंट से ये पाइवेट है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट से बंधी है, ये पाइवेट पॉइंट है, और मैंने कभी कोई फोर्स यहां पे इसमें एक फोर्स लगाया F, ये फोर्स F फोर्स जो है ये पाइवेट पॉइंट है, जैसे ये है और ये पाइवेट पॉइंट है यहां से, और मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाया, तो जब मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो ये कैसे रोटेट करेगी? इस O पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है ना। जैसे आपने किसी कील पर कोई ऑब्जेक्ट सस्पेंड कर दिया और उस पर फोर्स लगाया, तो वो उस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी, तो उसी तरीके से ये रोटेट करेगी। अब मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स का बेसिकली मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, और मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, ये जो फोर्स लगाया ये फोर्स F इनटू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगी, यहां तक का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस OPR है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है बेटा। अब ये मोमेंट ऑफ फोर्स जो है उसकी SI यूनिट और CGS यूनिट क्या है? CGS यूनिट है मोमेंट ऑफ फोर्स की डाइन सेंटीमीटर, क्योंकि फोर्स की यूनिट डाइन और डिस्टेंस की यूनिट सेंटीमीटर, और SI यूनिट है न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है, डिस्टेंस की मीटर, तो SI यूनिट न्यूटन मीटर हो जाएगी। अब CGS यूनिट में ग्रेविटेशनल यूनिट भी आ जाती है मोमेंट ऑफ फोर्स की। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगी? ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, और SI यूनिट क्या होगी? किलोग्राम फोर्स मीटर। तो ये ग्रेविटेशनल यूनिट हो जाती है ग्राम फोर्स सेंटीमीटर और किलोग्राम फोर्स मीटर, ठीक है। और इनकी रिलेशंस आपस में 1 न्यूटन मीटर का मतलब होता है 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। एक तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखनी है, वैसे इसका प्रूफ भी आपने 9th में पढ़ा है, और दूसरी 1 किलोग्राम फोर्स इनटू मीटर
इज इक्वल टू हो जाता है 9.8 न्यूटन मीटर। 1 किलोग्राम फोर्स मीटर इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन मीटर, ये हो जाती है। इसको नोट कीजिएगा। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। अगर बॉडी का टर्निंग इफेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कहलाता है, और अगर बॉडी का टर्निंग इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कहलाता है। किस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होता है, देखिएगा कि सपोज ये एक व्हील है, हम दो कंडीशंस जो हैं वो ले लेते हैं, दो व्हील ले लेते हैं, एक ये इसका पाइवट पॉइंट O, एक ये दूसरा इसका भी पाइवट पॉइंट O, ठीक है। अब अगर मैं बॉडी पे फोर्स ऐसे लगाऊं, टेंजेंशियल फोर्स F, तो ये बॉडी किसके अबाउट टर्न करेगी, O पॉइंट के अबाउट, तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या कहलाएगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन अगर मैं बॉडी पे फोर्स ऐसे लगाऊं, टेंजेंशियल फोर्स इधर की डायरेक्शन से ऐसे लगाऊं, तो ये रोटेशन कैसे करेगी, इस डायरेक्शन में, यानी कि ये क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, ठीक है। और क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हमेशा नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है बेटा। याद रखने के लिए क्या ध्यान रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मतलब दिस, यानी कि एंटी है कोई, तो दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें दो तरीके से हम डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो वे ऑफ changing the direction of body, किसी भी बॉडी की जो डायरेक्शन है वो हम दो तरीके से चेंज करते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज किस तरह से डायरेक्शन चेंज करते हैं। नंबर 1 पहला मेथड है बाय चेंजिंग the point of application of force. Number 2 second method by changing the direction of force. एक तो एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करने का और एक डायरेक्शन चेंज करने के लिए। किस तरह से डायरेक्शन और चेंज करते हैं अभी देखिएगा। ये मैं रब कर देता हूं इसको यहां से, ये भी, चलिए देखिएगा। अगर हम ये दो पॉइंट मान लेते हैं इस सरफेस पर, ठीक है, एक ये पॉइंट A और एक ये पॉइंट B, ठीक है, और इस पॉइंट पर मैं फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगाता हूं इस बॉडी में। इस पॉइंट पर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो ये टर्निंग इफेक्ट कैसा करेगा, ओके अबाउट क्लॉकवाइज, यानी नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ऐसे ही मैं इस व्हील के लिए दो पॉइंट ले लेता हूं, A और B पॉइंट। अब मैंने पॉइंट, इस A पॉइंट पर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। अब मैं क्या करता हूं, अच्छा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करना है पहले, है ना, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि मैंने इस पॉइंट पे फोर्स लगाया तो ये क्लॉकवाइज हुआ, और अगर मैं एक ही जगह ये ऊपर B पॉइंट पे ऐसे फोर्स लगा दूं, अगर ये फोर्स B पॉइंट पे लगा दूं, ये F फोर्स लगाया, ये F फोर्स अगर B पॉइंट पे लगा दें ऐसे, तो किस तरह से टर्न करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। इसको दूसरे डायग्राम में दिखा देते हैं आपको एक बार। अब मैंने फोर्स कहां पे लगाया, इस डायरेक्शन में, तो ये कैसे टर्न करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज करके हुआ। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब, पहले मैंने यहां पर पॉइंट लगाया था A पॉइंट पर,
अब उसी व्हील पर मैंने बी पॉइंट पे फोर्स लगाया, तो जब ए पॉइंट पे फोर्स लगाया तो टर्निंग इफेक्ट क्लॉकवाइज, और जब बी पॉइंट पे फोर्स लगाया तो टर्निंग इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ फोर्स वही रखा, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको कैसे देखेंगे, इसके लिए भी दो कंडीशन ले लेते हैं हम। ये भी एक व्हील है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन ओ, यहां पर भी ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, यहां पर भी ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की जगह क्या चेंज करना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब मैंने ए पर फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया ए पर इस तरह से, तो ये क्या मोशन करेगा, क्लॉकवाइज। क्या होगा ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो ए ही है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर दिया। यानी कि पहले राइट टू लेफ्ट फोर्स लगाया था, अब क्या किया, लेफ्ट टू राइट फोर्स लगाया। तो ये कैसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स करेगा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को हम किस तरह से डायरेक्शंस ऑफ फोर्स चेंज करते हैं या डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज करते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नोट कीजिए इसको। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज का मतलब होता है बैलेंस होना। किस तरह से, देखिए, चाहे कोई बॉडी रेस्ट पर हो और चाहे कोई बॉडी मोशन में हो, अगर उस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट जीरो होगा तो वो बॉडी कहलाती है इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, और इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है। नंबर वन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और नंबर टू, डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, फॉर एग्जांपल कोई स्टूल है, ये कोई स्टूल है एक, और इस स्टूल के ऊपर कोई बुक रखी हुई है, ये बुक रखी है, तो इस बुक पर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो किस तरह से लग रहा है वो देखिए। इस पर दो फोर्सेस लगते हैं, एक तो इसके सेंटर पे लगता है, सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट ऑफ द बॉडी mg डाउनवर्ड, मास अगर इसका m है तो, और इसकी स्टूल की सरफेस से ऊपर की डायरेक्शन में जो इस बॉडी पे फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो अपर डायरेक्शन में लगेगा इसके अपोजिट। तो दोनों का रिजल्टेंट, दोनों फोर्सेस बराबर होंगे तो दोनों का रिजल्टेंट जीरो होगा, तो ये बॉडी क्या कहलाएगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। सो दिस इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या एग्जांपल है कि अगर कोई कार कांस्टेंट स्पीड से एक सीधी लाइन में चल रही है हाईवे पे, स्ट्रेट लाइन में, तो वो बॉडी क्या कहलाती है, वो कार क्या कहलाती है कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि उस पर नेट फोर्सेस जितने भी लग रहे हैं वो जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स का सम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम पे होने की दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि किसी बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो के इक्वल हो, नेट फोर्स किसी बॉडी पे जीरो हो तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम पे कहलाती है। नंबर टू है एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक sum of all moments of force, all moments of force about a point, about a fixed point, about a point is zero। अगर एल्जेब्रिक सम सभी मोमेंट ऑफ फोर्स का किसी पॉइंट के अबाउट जीरो होगा तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम पे कहलाती है। ठीक है, तो दीज आर द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, देयर आर टू कंडीशंस।
नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। देखो बेटा, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। एक हमने कोई रोड ले ली कोई, या कोई यूनिफॉर्म मीटर रूल, ये हमने कोई एक रोड या यूनिफॉर्म मीटर रूल लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस रूल को किसी बीच में किसी पॉइंट पे रख दिया ऐसे, ये फिक्स पॉइंट ये जो है इस तरह से रख दिया, जैसे ये मार्कर जो है ना एक पॉइंट पर ऐसे रख दें, तो इस तरह से हमने रख दिया इसको। और इसमें हमने कुछ वेट्स लटकाए। सपोज इधर की साइड एक W1, एक वेट इधर, और एक वेट यहाँ पे W2। इसी तरीके से यहाँ पे एक वेट लटकाया W3, थोड़ा ज्यादा वेट, ठीक है ना, क्योंकि इधर की साइड 2 वेट है, इधर की साइड 1 वेट है। और इस तरह से लटकाए हुए वेट हैं कि ये रूल जो है वो इक्विलिब्रियम पे रहे। तो इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, अब इसमें कुछ डिस्टेंसेस मान लेते हैं। मान लेते हैं W1 से O तक का डिस्टेंस L1 है, ये W2 से O तक का डिस्टेंस L2, W3 से O तक का डिस्टेंस L3। ये डिस्टेंसेस हम कंसीडर कर लेते हैं अपने आप। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो W1 और W2 क्या करेंगे, इधर की साइड टर्न करने की कोशिश करेंगे, वेट अपना इधर की साइड लगाएंगे ऐसे, O के अबाउट इधर की साइड टर्न करने की कोशिश करेंगे, और W3 क्या करेगा, इधर की साइड टर्न करने की कोशिश करेगा, तभी तो बैलेंस होगा, ठीक है ना। ये कंडीशन बैलेंस की है कि ये रूल जो रखा हुआ है अब भी सीधा ही है ऐसे, चाहे इस पे वेट हमने 2 इधर लटकाए, 2 एक इधर, तो ये बैलेंस है। तब उस कंडीशन में सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। क्लॉकवाइज मूवमेंट्स किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट W1 कर रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L1, और प्लस सम है क्योंकि एडिशन करेंगे एंटी क्लॉकवाइज का टोटल W2 इंटू L2। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम, और ये इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट में एक ही वेट है इंटू W3 इंटू L3। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, नोट करिए इसको। तो बेटा जी, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट या कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और हम अगली वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से जरा भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।